बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। भारत एलएसी पर चीन को उसकी हर हरकत का माकूल जवाब दे रहा है। चीन अगस्त और सितंबर महीने में कई बार भारतीय सीमा में दाखिल होने की जरूरत कर चुका है और अब ताजा अपडेट यह है कि चीन एलएसी पर सेना की तादाद में तेजी से इजाफा करता जा रहा है। सूत्रों की माने तो 50,000 के करीब चीनी सैनिक एलएसी पर इस वक्त तैनात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की तैयारी भी किसी तरह से 19 है। भारतीय सेना ने भी चीन के साथ दो हाथ करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों की नई खेप के अलावा मॉडर्न टैंक और हवाई जंगी बेड़ों को एलएसी पर तैनात कर दिया है। यानी जंग हुई तो भारत चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। वहीं सीमा विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की गुरुवार शाम मॉस्को में बैठक हुई। दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। कौन से वो 5 बिंदु हैं जिन पर सहमति बनी है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीनियों ने हमारी जमीन ले ली है, आखिर कब भारत सरकार इसे वापस पाने की योजना बना रही है, या ये भी कि एक भगवान का अधिनियम यानी कि एक्ट ऑफ गॉड बनने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एलएसी पर तनाव के बीच सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने लिखा है अपने ट्वीट में कि चीनियों ने हमारी जमीन ले ली है, आखिर कब भारत सरकार इसे वापस पाने की योजना बना रही है, या यह भी एक भगवान का अधिनियम है यानी कि एक्ट ऑफ गॉड है। राहुल गांधी का ट्वीट पर ट्वीट करके मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। चाइना के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, हालांकि अलग बात है कि जो 11 संसदीय समितियों की बैठक हुई रक्षा मंत्रालय की, उसमें से केवल आज राहुल गांधी उसमें मौजूद रहे। पहले की जो 11 मीटिंगें थी उनमें मौजूद थे ही नहीं। चीनियों ने हमारी जमीन ले ली है, ये ट्वीट किया है और आखिर कब सरकार इसे वापस पाने की योजना बना रही है। मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है, लेकिन ट्वीट के जरिए बोला है राहुल गांधी ने। भगवान का अधिनियम बनने वाला है क्या ये भी, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड सरकार इसे बनाने वाली है। इस तरह का आरोप राहुल गांधी की तरफ से मोदी सरकार पर लगाया गया है। सीमा पर हालात काफ़ी तनावपूर्ण है, ऐसे में राजनीति भी लगातार इस मुद्दे पर की जा रही है और राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि क्या यह भी एक्ट ऑफ गॉड बनने वाला है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की जो संसदीय समिति है उसकी बैठकें हुई थी जिसमें राहुल गांधी सदस्य हैं, लेकिन 11 बैठकों में राहुल गांधी नदारद रहे। संसदीय समिति जो रक्षा मंत्रालय की है उसकी लगातार बैठकें होती हैं। उससे संबंधित जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसी है, कमियां हैं, उन पर संसदीय समिति के सदस्य चर्चा करते हैं, सरकार से जवाब मांगा जाता है। लेकिन राहुल गांधी इतना अहम मुद्दा होने के बावजूद भी 11 जो बैठकें हुई उनमें शामिल ही नहीं हुए। आज पहली बार 11 बैठकों के बाद आज जो मीटिंग हुई उसमें पहली बार राहुल गांधी शामिल हुए और फिर लगातार एक बार फिर से ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने लिखा है कि चीनियों ने हमारी जमीन ले ली है, आखिर कब भारत सरकार इसे वापस पाने की योजना बना रही है, और क्या ये एक बार फिर से भगवान का अधिनियम यानी कि एक्ट ऑफ गॉड बनने वाला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पहले की तस्वीरें हैं कि किस तरह से भारतीय सेना और चाइनीज जो सैनिक हैं, चाइना के सैनिक हैं, उनमें जो भिड़ंत हुई थी, जो धक्का मुक्की हुई थी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेंगोंग में सेना ने बोफोर्स तोप भी तैनात कर दी है। मॉडर्न टैंक हवाई जंगी बेड़ों को भी एलएसी पर तैनात किया गया है।
और इस पर आज इंडिया न्यूज हरियाणा बड़ी बहस करने वाला है और उस बड़ी बहस में है इंडिया न्यूज हरियाणा के सवाल हैं। क्या चीन के कब्जे में है भारतीय जमीन? जो राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे कि भारतीय जमीन पर कब्जा चाइना के सैनिकों ने कर रखा है, तो हमारा पहला सवाल यही है, क्या चीन के कब्जे में भारतीय जमीन है? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से इसका खंडन भी किया जाता रहा है, लेकिन अपोजिशन लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरा सवाल कि चीन से लड़ाई में सियासत क्यों हो रही है, जबकि आर्मी का, जो भारतीय आर्मी है, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसी कि जो आर्मी का मनोबल तोड़ने के लिए लगातार की जा रही है। इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा के हैं उन पर उनकी क्या राय है। कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, वहीं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का इस बड़ी बहस में स्वागत है। परिहार साहब, जिस तरह के हालात सीमा पर हैं, आप पल पल की नज़र आप भी रख रहे हैं और हम भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज भी विदेश मंत्रियों की बैठक मॉस्को में हुई है और जहां तनाव है, जहां पर पूरा ये मुद्दा बना हुआ है, जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने, वहां पर भी लगातार मीटिंग चल रही है, उसी जगह पर अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। क्या लेकिन लग रहा है कि दबाव बढ़ रहा है चाइना के ऊपर? देखिए, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा और जो आपने पहले सवाल के पहले जो 2-3 सवाल भी दिए हैं सेना के मनोबल का, तो मैं सबसे पहले मनोबल की बात करता हूं। सेना पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहा है और रहेगा, और राजनीति को वो हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म के बाद भी, और इसका जो है कोई बुरा असर सेना के मनोबल पे नहीं गिरेगा जी। दूसरी बात, अगर सरकार को सेना कोई भी अच्छा काम होता है उसकी वाहवाही मिलती है, तो कोई अगर गलती कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी परेशानी भी उठाना पड़ेगी और विपक्ष को उसका जवाब वो मांगते हैं, वो मांगते रहेंगे, 62 से आज तक मांगते रहेंगे जी। अब रहा सवाल तीसरा, सीमा पे क्या हो रहा है, तो सीमा पर जो है तनाव बहुत ज़्यादा है और जो जिस तरह से डिप्लॉयमेंट हमारा हुआ है वो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि चीन ने अतिक्रमण तो किया है। अगर चीन ने अतिक्रमण नहीं किया होता तो ये 5 महीने तक इतनी बातें ही नहीं चलती और हम लोग जो है इतना आगे नहीं निकलते। अब इसमें सरकार कहती है कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, उस पर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो उस पर दोनों देशों ने अपने अपने दावे अलग अलग करते हैं और चीन 1960 से आज तक अपना दावा बदलता रहा है जी। तो जो भी लड़ाई हो रही है, समस्या है, वो हमारी ही ज़मीन पे, अक्साई चीन भी हमारा ही है। LAC पे गलवान वैली में जो पोजीशन हमारी है उस पे करीब 12-15 किलोमीटर चीनी अंदर आए, ऐसा कहा जाता है जी। और जब वार्ताएं हुई तो वो 2 किलोमीटर पीछे गए, आपको 1 किलोमीटर उन्होंने पीछे किया है। देपसोंग में वो 8 से 10 किलोमीटर कहा जाता है कि वो हमारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं। पेंगांग त्सो लेक में भी ये पोजीशन है, मगर मैं समझता हूँ कि डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी था और नवंबर के बाद में ठंड हो जाती है, अप्रैल तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आर्मी का। परिहार साहब, खबर तो ये भी आ रही है कि जो पेंगोंग का दक्षिणी इलाका है वहां पर भारतीय सेना ने बढ़त बना ली है, जिसकी वजह से चीन में बड़ी खलबली मची हुई है। उनके कई सामरिक जो जगह हैं, इलाके हैं, उन पर अब सीधी भारतीय सेना की नजर है। तो जहाँ पहले में जो बात आ रही थी कि बढ़त चाइना ने बनाई है, वो कब्जा करके बैठा है, लेकिन वहीं दूसरे इलाके में भारतीय सेना ने भी उनसे बड़ी बढ़त ले ली है। मैं आपको जवाब देता हूं इसका। पेंगांग त्सो लेक पे जो दक्षिणी क्षेत्र में भारत ने 3 चोटियों पे जरूर जगह बना ली है, इसमें कोई शक नहीं है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, ये पहले कभी हुआ नहीं है। मगर इसकी वजह से पेंगांग त्सो लेक के जो लेक के अंदर है, पोजीशन 4 से पोजीशन 8 तक का इलाका जो है वो चीनियों ने अपने पास ही रखा है, मगर हम उन पे अब निगरानी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने नॉर्दर्न हिल्स के ऊपर जो है आर्टिलरीज और दूसरे जो सारे उन्होंने अपने लगा रखे हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए हमने बोफोर्स गन लगाई है। मगर पेंगांग त्सो में अब संतुलन बनता नजर आ रहा है, बाकी जगह में संतुलन अभी जो है वो चीन के पक्ष में, मतलब बाकी जगह चीन के पक्ष में। कांग्रेस प्रवक्ता महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महिमा जी, सवाल जब देश की आर्मी का हो तो कहा जाता है कि सियासत को पीछे रख देना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी लगातार सवाल पर सवाल खड़े करते जा रहे हैं। हालांकि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आर्मी के जो कदम थे उन पर पहले भी वो क्या कह सकते हैं, संकेतों में इशारा साध चुके हैं, उन पर संदेह जता चुके हैं। कर रहे हैं
बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय देश में यदि पिछले कुछ वर्षों से वास्तविकता में ये काम कोई कर रहा है तो वो सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं, जो कि पहले डोकलाम पर, फिर गलवान पर और अब ये बातें बोलते रहे हैं पेंगोंगसो के मामले में भी, जब से ये इस तरह का अतिक्रमण हुआ है। और देखिए, यदि ये सवाल ना उठाए जाएं, ठीक है कि आरोप प्रत्यारोप को पीछे रख देना चाहिए, सियासी मुद्दों को पीछे रख देना चाहिए, लेकिन यदि सामयिक प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा हो गई होती, टाइमली रिएक्शन हो गया होता, टाइमली ऑपरेशन हो गया होता, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन आज शायद हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों से, बल्कि शायद पिछले लगभग 1-2 वर्षों से जो आवाज़, एक ही आवाज़ बार बार बुलंदी से इस बात को उठा रही है, राहुल गांधी जी की आवाज़, शायद उसी का नतीजा है कि एस जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी अभी लगभग 2 हफ्ते पहले मजबूर हो गए इस बात को मीडिया के पूरे देश के सामने लाने में, जिससे प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी हुई थी बहुत लंबे समय से, जो कि एक अफसोसजनक बात है। और इसी वजह से इस बात को लेकर के विपक्ष नहीं बोले तो कहा जाता है विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, लोग ये आरोप विपक्ष पर लगाते हैं। विपक्ष बोल रहा है तो आप कह रहे हैं कि सियासी मुद्दों को क्या पीछे रख देना उचित नहीं होगा। तो मेरा इसमें और मेरी पार्टी का इसमें ये मानना है कि इसी का नतीजा है कि इस तरह के पैक्ट्स अब साइन किए जा रहे हैं। ये आज जो इनफैक्ट 5 बिंदु का ये डॉक्यूमेंट साइन किया गया, ये किया गया। अभी जो डिफेंस एक्सपर्ट ने जो बातें बताई, बेहद चिंताजनक बातें हैं, और मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं उनका कदम बिल्कुल, लेकिन ये चिंताजनक नहीं है महिमा जी कि जिस तरह से राहुल गांधी सवाल तो उठाते हैं, लेकिन वो संसदीय समिति में, जो रक्षा मंत्रालय की जो संसदीय समिति है, उसकी जब मीटिंग होती है, जहां पर वो सरकार से, जो आर्मी के जो हेड होते हैं, वो वहां पर बुलाए जाते हैं, उनसे वो जवाब सवाल कर सकते हैं, लेकिन वहां से वो नदारद रहते हैं। 11 लगातार मीटिंग ऐसी हुई संसदीय समिति की जहां से वो गायब रहे। आज जो मीटिंग थी, आज उसमें वो शामिल हुए, तब इस तरह जब उन पर निशाना साधा गया, जब उन पर सवाल उठाए गए, किस तरह की गंभीरता है ये कि जहां जिस जगह पर सवाल उठाने चाहिए वहां से गायब रहते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर की बैठकें हैं और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनकी क्या औपचारिकताएं रहती हैं, उनकी क्या व्यस्तताएं रहती हैं, क्या देश के मामले से बढ़कर औपचारिकताएं, क्या उनकी व्यस्तताएं रहेंगी? इस पर टिप्पणी करने, देखिए, वो तो जब पुलवामा हुआ था उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट कितनी देर के बाद आया था। औपचारिकताएं तो बिल्कुल शहीदों से ऊपर भी नहीं है, मैं आपसे इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन देश के 2 बड़े नेता, एक विपक्ष के नेता और एक जो सत्ताधारी पार्टी है, सरकार के जो शीर्ष मुखर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, दोनों की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि इनकी व्यस्तताओं के हवाला देकर ये इतने गंभीर मुद्दे से बचा जा सकता है। वीर चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आज जो हालात हैं चौहान साहब, वो आपके भी सामने, आपने भी देखे हैं। राहुल गांधी का सीधा सा सवाल है, सीधा आरोप है, सीधा हमला है आप लोगों के ऊपर कि आखिर जो जमीन चाइना ने कब्जाई है वो कब तक वापस आएगी? देखिए, गजब की बात ये है, पहली बात तो चलिए मैं ये कहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, उससे इस बात पर सहमत होंगे कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, सरहद का मामला हो, उस पर बहुत अधिक राजनीति करने की गुंजाइश नहीं होती, उससे राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। मगर कांग्रेस के इमेच्योर राष्ट्रीय नेता, जो कि हाल ही में उनके अध्यक्ष भी रहे, उनके मुखिया भी रहे और फिर से वो अध्यक्ष होने के लिए लड़ाई है, बहुत सारे लोग उनको फिर से कांग्रेस की कमान संभालना चाहते हैं। उन्होंने जो सवाल उठाया है, गजब ये है कि वो सवाल उठाते हुए ये भूल गए कि वो ये सवाल अपनी पार्टी और लंबे अरसे तक सरकार में रही पार्टी से कर रहे हैं। चीन के पास जो भारत की भूमि हजारों स्क्वायर किलोमीटर की दबी हुई है, चाहे वो अक्साई चीन हो, चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर का 5000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग का क्षेत्र जो पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट में दे रखा है एक तरह से, ये सारी जमीन ये कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो
चीन के कब्जे में गई है, तो पहले तो कांग्रेस के इन महान नेता को ये विचार करना चाहिए कि वो हल्ला किस पर बोल रहे हैं। अपने दादा नाना जो भी उनके लगते हैं, पंडित नेहरू, उन पर हल्ला बोल रहे हैं क्या? वो अपने पूर्ववर्ती जितने प्रधानमंत्री कांग्रेस के शासन में रहे उन पर बोल रहे हैं क्या? और क्या वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी पार्टी से लगातार चूक हुई? पहला सवाल इनसे ये पूछना बनता है। उसके बाद मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के ये नौसिखिए, अब इनको नौसिखिए कहना भी गलत है क्योंकि ठीक तो बहुत दिनों से रह तक तो काफी कुछ सीख जाना चाहिए था। कांग्रेस के ये महान नेता कम से कम ये बात तो सोचने लगे हैं कि इनकी पार्टी के शासन में देश के विरुद्ध जो अपराध हुआ, हमारी हजारों एकड़ भूमि वो पाकिस्तान के या चीन के कब्जे में चली गई, उस भूमि को वापस लेने का दमखम इस सरकार में है। वो कब ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, ये इसकी उम्मीद उनको भी कहीं थोड़ी बहुत है, तो इसी सरकार से है। चलिए, इस सरकार से हम बात, चौहान साहब मैं आपके पास आऊँगा, हम इस पर बात करते रहेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल साहब संतपाल सिंह भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। संतपाल जी, आपने सभी की बात सुनी होगी, आपने परियार साहब की बात भी सुनी होगी। मेरा सीधा सा सवाल है, जिस तरह से चोटियों पर कब्जा हुआ है, हालांकि ये कह रहे हैं कि अभी कम बढ़त मिली है, अभी ज़्यादा बढ़त चीन के पास है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो सेक्टर चुशूल है जी। और 62 में भी जो चाइना ने जंगला पे लड़ाई लड़ी थी जी। आज हम ऐसी स्थिति में हैं, बड़ी मजबूत पे हैं, डोमिनेटिंग हाइट पे हैं और हमने मैचिंग डिप्लॉयमेंट भी की है और मिरर डिप्लॉयमेंट भी की है। और आज मोल्डो गैरेजन पूरी नजर पे है हमारे, जो उसके इंक्रेस कैप है वहां पे मैं आपको बताता हूं बहुत मजबूती है। और हमने टैंक, एयर डिफेंस उन्होंने भी लगाया हुआ है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, पूरे विश्व को एज ए मिलिट्री मैन उसको लड़ाई नहीं लड़नी है। रीजन बीइंग, नंबर 1, उसने अपना पूरा शो ऑफ दिखा दिया 50,000 ट्रूप को डिप्लॉयमेंट करने। एक मिलिट्री कमांडर कैमोफ्लेज कंसीलमेंट, जो कि पता ही नहीं लगे, इतनी फोर्स को लगा दे, इतना लॉजिस्टिक बिल्डअप कर दे, क्योंकि 1:6 रेशियो चाहिए उसको। अगर वो लड़ेगा उसको पहाड़ों में 1:6 चाहिए और उसके ट्रूप एक्लिमेटाइज नहीं है, बैटल हार्डन नहीं है, उसके कमांडर्स को एक्सपीरियंस नहीं है। नंबर 2, उसका लोकल सपोर्ट जो तिब्बत है उसके अगेंस्ट पे है। जब वॉर लड़ी जाती है, जिस फील्ड के आदमी होते हैं उनका लोकल सपोर्ट, तो आज हमारे पास लेह में है। आप लेह के लेडीज, बच्चे और नागरिक फौजियों की मदद कर रहे हैं, तो ये एक ईंधन भपकी है। हम बड़े स्ट्रॉन्ग में हैं और ऐसी पोजीशन में हैं, विश्व हमको देख रहा है। लेकिन परियार साहब का तो कहना है, मेरा जो सवाल था कर्नल साहब, कि अभी भी चाइना बढ़त में है। बढ़त में नहीं है इस सेक्टर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ जी। अगेन आपको बता रहा हूँ, ब्लैक टॉप से मोल्डो को देख रहे हैं हम, जो उनके लिए बहुत मुश्किल है। और उसका जो हाईवे है उसी रास्ते से आज चुशूल पे हमने वायरिंग लगा दी है। फिंगर 4 पे हमारा पूरा है जी। अगर पेंगोंगसू लेक से आप डिप्लॉयमेंट देखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिंगर 4, पेंगोंगसू, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और गुरंग हिल, सब्यूबर कैप और मगर हिल, उसके पीछे रजंगला है और उसके पीछे चुशूल है। और रजंगला में एक इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको, 114 आदमी ने वहां पे शहीद हुए थे और 1300 चाइनीज को मारा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? यहाँ से जो रास्ता है वो ले के लिए ठीक है कर्नल साहब, आपके पास आएंगे। परियार साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन परियार साहब मेरा भी एक सवाल है जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, वो मैं भी आपको बता दूं कि जो पहले गलवान घाटी में हुआ था, तो वहां पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का जो मामला, जहां कोई रहता नहीं है, जिसका दावा नहीं, वो बीच का एरिया रहता, वहां पर चाइना की सेना जरूर आई थी। लेकिन अब जो चोटियों पर जो कब्जा दूसरी तरफ जो भारतीय सेना ने किया, वहां पर तो चाइना पहले से, यानी चाइना के हिस्से पर कब्जा भारतीय सेना का बढ़ा है, ये सरकार का दावा है। और जो उससे ज्यादा है, पहले वाले से ज्यादा कब्जा भारतीय सेना ने किया है।
देखिए, मैंने जो कहा है, मैं कर्नल साहब की बात से कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मैंने भी कहा था कि संतुलन जो है जी, जो पेंगांग त्सो लेक चुशुल सेक्टर है उसमें भारत और चीन के बीच में काफी हद तक मैनेज हो गया है, और गलवान वैली, देपशौग, गोगरा पॉइंट्स जो है उसमें जो है संतुलन जो है वो चीन की तरफ है जी। पेंगांग त्सो लेक में जो पहाड़ियां हमने ली हुई हैं ये अभी तक खाली पड़ी हुई थी, और चीन इनको कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये बफर जोन में आती हैं। उनको रोक के हमने वहां पहुंचे हैं। तो ये हमने एलएसी का जो परसेप्शन है उसको चेंज करके अपने सपोर्ट में लिया है। हाँ, लेकिन पहले वाले में तो एलएसी क्रॉस नहीं की गई थी ना, इसमें एलएसी क्रॉस कर लिया। फिंगर 4 से हाँ, वो सुनिए ना आप, वही तो मैं कह रहा हूँ कि दक्षिणी क्षेत्र में भारत ने एलएसी, उनको जो एलएसी क्रॉस करके चाइनीज आ रहे थे उनको रोक के हमने वहां पर कैप्चर कर लिया है, जो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हुआ है। मगर जो दूसरी तरफ है नॉर्दर्न साइड में, उसी के अपोजिट हिल्स में जो है चीनी बैठे हुए हैं, हिल्स में बैठे हुए हैं। मेरा महिमा जी, ये तो अब परियार साहब भी कह रहे हैं, कर्नल साहब भी कह रहे हैं कि पहले वाले में एलएसी चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना ने एलएसी पार करके, क्रॉस करके उन पहाड़ियों पर कब्जा किया, यानी कि सीधा चाइना को एक जवाब है और करारा जवाब है। आपकी आवाज एलएसी क्रॉस नहीं किया है, एलएसी के बीच का जो बफर जोन है, जी, जो बफर जोन है उसको हमने क्रॉस करके अपने उसमें लिया है, जो हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है। अब लास्ट में मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि अगर जब भी हम वार्ता करेंगे, जैसे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने अभी कहा है, उन वार्ताओं में हमें ये हिल्स छोड़ना नहीं है। अगर आप 20 अप्रैल की पोजीशन की बात करेंगे, अप्रैल 2020 की, तो आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी जो भारत को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। यही मेरा पॉइंट है, जो कि हमारा एजेंडा। यही मैं महिमा जी से पूछ रहा हूँ। महिमा जी, जब इतना बड़ा कब्जा कर लिया और जो बफर जोन है उसको क्रॉस किया है, तो आपत्ति क्या है फिर कांग्रेस को? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उसका सीधा अर्थ ये है, और जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सीधे तौर पर, दैट इट इज अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्वो एंटे एज पर मार्च 2020। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मार्च 2000, इनफैक्ट अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी ये बात कही कि जब तक आप लोग सत्ता में थे तब तक क्या नहीं किया, क्या हुआ, ये सब अभी आरोप प्रत्यारोप को मामूली बात बताते हुए और फिर खुद वही करना, तो ये कोई शोभायमान बात नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मार्च 2020 में जो स्टेटस क्वो था, सिर्फ उस स्टेटस क्वो को रिज्यूम कर लिया जाए। और इसी विषय में यदि आप देखें कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने 2005, 2012, लेकिन कांग्रेस पहले के मामलों पर क्यों नहीं बोलती है? फिर पहले भी तो जमीन कब्जा किया है, जो युद्ध हुए वो किसकी सरकार थी? तो 2005 में बातचीत हुई, 2012 में बातचीत हुई, 2013 में बातचीत हुई, और समझौते किए गए, समझौते साइन किए गए। आंकड़े उठाकर देख लें, स्टैटिस्टिक्स सामने रखें और फिर आरोप प्रत्यारोप करें। ऐसा नहीं है कि तब बातें नहीं हुई। और अभी भी हमारे जो माननीय नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, वो बाकायदा बतौर विपक्ष नेता लगातार इस बात को जनता के, एक्सपर्ट्स के सामने लाने में लगे हुए हैं शुरुआत से, जब से 2013 में हम जिस, हाँ बिल्कुल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं। जी चौहान साहब, विनम्रता से ये बात कहनी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता आज जिस स्थिति का देश सामना कर रहा है सरहद पर, उस सारे परिदृश्य में जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा भारत की सेना, भारत की सरकार, उनको चिढ़ाने वाली भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के नेता ट्वीट करते हैं तो यूं लगता है जैसे परली पार, गलवान के परली पार वालों की भाषा में बोल रहे हो। कांग्रेस के नेता जमीन वापस लेने की बात करते हैं तो ये क्यों नहीं माफी मांगते पहले कि हमारे शासनकाल में, हमारे परदादा परनाना के राज में एक किलोमीटर नहीं, 100-200 किलोमीटर नहीं, यह है 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि वो भारत की चीन ने कब्जाई थी, और उसके बाद ये लगातार सरकार में रहे। इस बार इन्होंने तो सारी वापस ले ली होगी, उसका विवरण दीजिए। आपके रहते हुए, महिमा जी, आपकी पार्टी की सत्ता सरकार रहते हुए
पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर का 5000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने चीन को भेंट कर दिया, आपने चूं तक नहीं किया। और जो पाकिस्तान अधिक्रांत कश्मीर है वो भी उस समय की सरकार की गलत नीतियों के कारण उनके कब्जे में रह गया। पंडित जी ने बढ़ती हुई सेना को, जीतती हुई सेना को रोक दिया। तो ऐसी भयंकर भूल करने वाली कांग्रेस का आज का नेतृत्व, आज जो सेना पर, सरहद पर जो तनाव है उसमें भी भारत की भाषा नहीं बोल रहे, भारत का उत्साह बढ़ाने वाली बात नहीं बोल रहे। आज भी वे केवल और केवल टॉन्टिंग में मस्त हैं, छोटी मोटी ट्वीट टॉन्टिंग करके भारत को ही सुई चुभाना चाहते हैं। मेरा तो सवाल ये है, सवाल ये भी है परियार साहब, एक सवाल और बीच में आया था, वो मैं महिमा जी से भी पूछूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं, क्या जो आरोप भी लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर हैरानी जताई थी, क्या दो पॉलिटिकल पार्टी देश की सुरक्षा से संबंधित कोई एमओयू साइन कर सकती है? ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुआ और उस पर ट्वीट भी नहीं करते हैं राहुल भैया। ठीक है, ये परियार साहब से मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि डिफेंस के मामले में वो बड़े जानकार हैं, तो वो बताएंगे क्या पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एमओयू साइन कर सकती है, वो भी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले पर? देश की सुरक्षा के मामलों में कोई एमओयू नहीं होते हैं, मगर इस तरह के एमओयू जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी सारी दुनिया में करती रही हैं। रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में भारत की, तो परियार साहब सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई कि ऐसा हुआ कैसे, टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। क्या इस पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आया हूँ और दोनों पार्टी के प्रवक्ता बहुत ही सम्मानित हैं और इस बारे में विद्वान भी हैं और कर रहे हैं। मगर मैं भी पढ़ता हूँ कि बीजेपी के साथ भी चाइना की पार्टी के रिलेशन बहुत अच्छे रहे। 2015 में उनका डेलीगेशन जो एक बीजेपी के अध्यक्ष से मिला था और यहाँ से राम माधव जी भी जो थे वो। गजब परियार साहब, आप वैसे कह रहे हो डिफेंस के मामलों पर आप कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक तरफ आप बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हो, पूरा पॉलिटिकल टिप्पणी आप कर रहे हो, बहुत सही है। महिमा जी कोई जवाब आपका इस सवाल पर? ठीक है परियार साहब, आऊंगा आपके पास। एक छोटी सी टिप्पणी मुझे करनी है। मैं कोई पॉलिटिकल, ठीक है, मैं महिमा जी से जवाब ले लेता हूं, चौहान साहब फिर आपके पास आऊंगा, संतपाल जी से भी बात करेंगे इस मामले पर जी, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पॉलिटिकल पार्टी एमओयू कैसे साइन कर सकती है इससे संबंधित विषयों पर? मैं आपने मेरे से सवाल पूछा इसलिए बोला। जी, मैं महिमा जी से बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल, आपने अपनी टिप्पणी भी कर दी थी कि मैं पॉलिटिकल मामलों पर नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके बाद आप बात आगे बढ़ाते जा रहे हो। जी महिमा जी, आप एक बार सवाल दोहरा दीजिए। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एमओयू साइन हुआ सुरक्षा मामलों को लेकर या जो भी मामले, गोपनीय मामलों को लेकर, क्या इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी एमओयू साइन कर सकती हैं? क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने भी हैरानी जताई और बीजेपी ने तो बड़ा जोर शोर से आप लोगों के ऊपर हमला किया इस पूरे विषय को लेकर। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है और इस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ही टिप्पणी करें तो बेहतर रहेगा जी। मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने, नहीं प्रोटोकॉल क्या है, ये तो पार्टी का मुद्दा है कि पार्टी कैसे वो कर सकती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं। आप इसकी लीगैलिटी नहीं, आप इसका मतलब आप बोलना नहीं चाहती हैं। ठीक है संतपाल जी, जानना चाह रहे हैं। संतपाल जी एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, क्या इस तरह के एमओयू सरकारों के बीच में तो हमेशा होते आए हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है? पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सुरक्षा के मामले में कोई एमओयू नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ पूरे विश्व को और आपके चैनल के माध्यम से, जो देशवासियों को नहीं पता है, जब जो गवर्नमेंट थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है पूरे देश के सामने, वहां पे एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था, ये वर्ड हटाया गया जी। आर्मी ने इसको बड़ा टेक ऑफ किया, आर्मी ने एनएसए को बताया, उनका डेलीगेशन आया चाइनीज को कि ये एग्जिस्टिंग रहने दीजिएगा, पर आर्मी के जनरल स्केलकर ने स्टेटमेंट दी है, ही वाज डिप्टी डीजीएमओ, ही वाज द रैंक ऑफ ए ब्रिगेडियर जी, ही टोल्ड द एनएसए कि ये आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो देशभक्त है, चीफ को बताया गया कि एग्जिस्टिंग को रहने दीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो आज कंट्रोवर्सी है, परसेप्शन जो है, मेरा परसेप्शन
ये हो सकता है, चाइना का परसेप्शन ये हो सकता है। वो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, ये देश को नहीं पता है। ये हम बता रहे हैं आपको, ऑथेंटिकेटेड आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको। जी, मिस्टेक ये हुई बिल्कुल है, बताइए। तो आज परसेप्शन तो कुछ भी हो सकता है। मेरा परसेप्शन कुछ है, आपका परसेप्शन कुछ है। जो एग्जिस्टिंग वर्ड था वो उन्होंने निकलवा दिया। ये सबसे बड़ी गलती और भूल और चूक हुई है। ठीक है, चौहान साहब आप कुछ कह रहे थे महिमा जी के जवाब पर। कहूंगा परिहार साहब ने बड़ी शालीनता से मामला एक बार तो दोनों प्रवक्ताओं के पाले में डाला और फिर बहुत आहिस्ता से जो कांग्रेस को अनकंफर्टेबल एक सवाल आपने पूछ लिया था कि क्या ऐसा भी कोई एमओयू हो सकता है दो राजनीतिक दलों के बीच में सुरक्षा मामलों को लेकर, तो उसको बाईपास करके भाजपा का कोई पॉलिटिकल डेलीगेशन किस पॉलिटिकल डेलीगेशन से मिला था, रूट में कौन किससे मिला था, उस सबका इन्होंने विवरण दे दिया। बेहतर होता कि मूल प्रश्न जो है, जो देश पूछ रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी मौन है, उस पर आप भी मुखरता से, जैसे आपने दूसरे दलों के राजनीतिक संबंधों पर कहा, इस प्रश्न पर टिप्पणी करते तो अच्छा लगता परिहार साहब। खैर ये पब्लिक डोमेन में है मामला। बिल्कुल, महिमा जी ने तो अपने को बचा लिया, परिहार साहब को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सुनिए, मैं नहीं कर रहा परिहार साहब को टारगेट, मेरी बात सुनिए। जो हुआ है, जो सार्वजनिक रूप से हो रहा है, उसकी तरफ केवल इंगित कर रहा हूँ। ठीक है परिहार साहब, मैं आऊंगा आपके पास। एक मामला अदालत तक चला गया जी। एक मामला पब्लिक डोमेन में सब लोग कांग्रेस से पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के युवराज उस पर बोलते नहीं हैं। कांग्रेस के युवराज को चीन भारत के मामलों के संबंध में अभी के हालिया तनाव के बैकड्रॉप में ही ये भी साफ कर देना चाहिए था कि ये और चीन की जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी और रूलिंग पार्टी और सरकार, वहां तो एक ही मामला होता है, वो जो प्रेम की पींगे बढ़ा रहे थे, प्रेम की पींगे डाल रहे थे, वो क्या थे? वो अगर कोई एमओयू है, जिसको महिमा जी ने बहुत सही तरीके से दिल्ली सरकार दिया, इन्होंने कहा हरियाणा में क्यों महाभारत करेंगे और लड़न खातर मारा हरियाणा पाए गए लोगों ने, तो इन्होंने दिल्ली सरकार दिया उसको। लेकिन दिल्ली वाले इनके कैसे मौन हैं? बिल्कुल नहीं बता रहे कि उस एमओयू में क्या था, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसमें कमिटमेंट अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। देश का ये जानने का अधिकार है। और मैं फिर दोहराऊंगा, आज की कांग्रेस लीडरशिप से लेकर और धुर पंडित नेहरू तक, जब अक्साई चीन कब्जे में गया, जब पाक अधिकृत कश्मीर का 5000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में गया, तब से लेकर आज तक कांग्रेस की लीडरशिप की अधूर दृष्टि, चीन को लेकर के उनकी अधूर दृष्टि ने भारत का भयंकर नुकसान किया है। आज तक हम सहज सामान्य रूप से उसको रिकवर नहीं कर पाए हैं। ये बात देश को पता होनी चाहिए, ये देश को बताने का समय है। इन्होंने स्वाधीन भारत में कायदे से देश के नौजवानों को, बच्चों को नक्शा भी ठीक से नहीं पढ़ाया। सिलेबस में कहीं नहीं बताया कि इनकी चूक के कारण कितना कश्मीर परली तरफ पड़ा है, कितना अक्साई चीन और दूसरा हमारा क्षेत्र चीन के कब्जे में है। जमाना एक था साहब कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, उनकी रिट चलती थी तिब्बत तक, और उनका डेजिग्नेशन जो था ना, जब वो भारत में उन्होंने जम्मू कश्मीर विलय किया, तो उसमें अंतिम जो शब्द हुआ करते थे वो थे तिब्बत आदि देशाधिपति। उससे पहले उनकी कश्मीर से रिलेटेड, लद्दाख से रिलेटेड उनकी पदवियां होती थी और आखिरी होता था तिब्बत आदि देशाधिपति। इन्होंने चुपचाप चीन को तिब्बत में आने दिया। फिर इन्होंने, और चीन को आते समय इन्होंने ये कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर पंडित नेहरू ने कि वहां तो तिनका भी नहीं उगता है साहब। देश की मिट्टी के प्रति ऐसी संवेदनहीन जो दृष्टिकोण है, नजरिया है। ठीक है परिहार साहब, क्या आपको लगता है जिस तरह की स्थिति है और जो चाइना का दौरा रुक रहा है और आज भी विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है, तो हालांकि विदेश मंत्री जो चाइना के, उन्होंने कहा है कि दोहराई पर जरूर खड़े हैं, लेकिन अगर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो चीजें हल की जा सकती हैं। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? चीन का जिस तरह का रवैया रहा है, जिस तरह का इतिहास रहा है, क्या लगता है कि वो सच में गंभीर हैं हल करने के लिए इस पूरे मुद्दे को? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल नहीं। और आपके माध्यम से मैं माननीय बीजेपी प्रवक्ता साहब को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब मैंने अपना बोलना शुरू करा था एमओयू पे, तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डिफेंस के मामले में एमओयू नहीं कर सकती हैं। वो मैंने पहला शब्द यही बोला था और मैं इस बात पे बिल्कुल उसके बाद फिर आप राजनेताओं की तरह आगे बढ़ते चले गए, जैसे राजनेता शुरू करते हैं बात को घुमावदार तरीके से कर देते हैं। बिल्कुल नहीं गया हूं मैं आज भी जो मैंने कहा है मैं उसको बिल्कुल स्पष्ट मानता हूं। ठीक है, मैं अपने सवाल पर आता हूं, हम मुद्दे को वापस उधर ही ले आते हैं। पाकिस्तान के साथ में है, हाँ मैं आपको सवाल पे ही आ रहा हूँ कि जो चाइना के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री रूस में बात हुई है, जो 5 पॉइंट्स में उन्होंने एक्सेप्टेंस जो दिए हैं, ये इसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे जो वजह ये है कि नवंबर के बाद में एक तो वहां पर कोई डिप्लॉयमेंट बढ़ाया नहीं जा सकता है, रसद आ नहीं सकती है, चाइना टाइम बाई कर रहा है। दूसरा जो शंघाई ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन वाला है, इसके हेड ऑफ काउंसिल की मीटिंग 30 नवंबर को होनी है, जो भारत को होस्ट करनी है, जिसमें चीन के राष्ट्र प्रीमियर शिपिंग भी भारत में आ सकते हैं अगर ये मीटिंग यहाँ होती है। तो उस मीटिंग को बचाए रखने के लिए ये वार्ता का ढोंग जो है चीन कर रहा है। चीन के बारे में मेरे बिल्कुल स्पष्ट विचार है कि इस पे आप 100% भरोसा नहीं कर सकते, ये आपको दगाबाजी करेगा और करता रहेगा। कर्नल साहब, और उसकी पूरी गोलीबारी की खबर आई थी कि अभी कुछ दिन पहले फायरिंग हुई, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर ये आई है कि 29-30 अगस्त की रात को भी फायरिंग की घटना हुई, यानी कि 2 फायरिंग की घटना हो चुकी है। ये सूत्रों से खबर आ रही है। तो क्या लगता है कि सच में चाइना बार बार अपनी उसी मानसिकता को दिखाता है जिसके लिए वो जाना जाता है? और जो सैन्य स्तर की बातचीत हो या विदेश मंत्रालय के रक्षा मंत्रियों के बीच में जो बातचीत हुई है, क्या उसका हल कोई निकलेगा? जी देखिए, आज का जो दिन है, जो डिबेट है जी, आज के दिन पे ही जो 67 में एक्शन हुआ था, जिसमें कर्नल राय और मेजर हरभजन थे जी और जनरल सगर सिंह जीओसी थे, 4 दिन तक दिल्ली को मुश्किल हो गया था। जो मिलिट्री कमांडर थे वहां पे जो आज स्थिति एलएसी में जो फायरिंग हुई थी जी, वहां उनके पॉलिटिकल कमिश्नर जो होते हैं, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं बिल्कुल कि चाइना के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्योर मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री के अंदर भी उनके पॉलिटिकल लीडर होते हैं बटालियन के अंदर। हमारी इंडियन आर्मी में कोई पॉलिटिकल नहीं है। कमांडिंग ऑफिसर डाउनवर्ड सिपाही से टोटल मिलिट्रिकल हम बात करते हैं। जो आज के दिन ही वो एक्शन हुआ था कि चाइना को हमने 67 के अंदर जी 500 आदमी को मारा था। मैं ये कहूंगा सिर्फ एक कटीले तार की वजह से जो आज हमने त्रिशूल में लगाए हैं, कांटे वाली जो वो है, उनके पॉलिटिकल कमिश्नर ने उनसे गाली गलौज किया और जाके एमएमजी का फायर खोल दिया था। हमारा जो अफसर थे, यंग अफसर थे, सीओ के ऊपर उन्होंने फायर खोला था। उन्होंने फिर उसके बाद रुके नहीं। और जनरल सगर सिंह, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं जी, उन्होंने लिबरेशन ऑफ गोवा, 67 ऑपरेशन और 4 कोर का जो ये बांग्लादेश का वॉर, he was always a winner and his strategies was outstanding। और उनके लिए सर्विंग आर्मी कमांडर ने लास्ट ईयर भारत रत्न की डिमांड की। वो कमांडर थे, उन्होंने बोला मेरा काम है इफ आई एम ए कमांडर जी, और उन्होंने 500 उनके लोगों को मारा। हमारे 80 लोग मरे थे, चाइना 300 को मानता है। तो हमने 67 में जो लोकलाइज एक्शन किया वहां पे, चाइना उसको कभी भूल नहीं सकता है। आज भी जो ये फायरिंग कर रहा है, आज उसकी जो हालत घुटने में हो गई है, ब्रिगेडियर लेवल पे जो टॉक है वो फ्लैग मीटिंग है, नॉट टॉक। फ्लैग मीटिंग जब होती है जब मिलिट्री कमांडर कर्नल लेवल पे या मेजर लेवल पे जो आगे बॉर्डर पे होते हैं, या हमारा कोई आदमी गलती से चला जाए या उनका आ जाए, कोई एनिमल चला जाए, पशु चला जाए, या कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो लोकल फ्लैग लेके वो आते हैं, फिर बातचीत करते हैं। तो ये एक फ्लैग मीटिंग है। आज एक वीक हो गया है ब्रिगेडियर लेवल पे जो फ्लैग मीटिंग चल रही है। चाइना आज घुटने पे है, उसका मोल्डो डिवीजन बिल्कुल चाइना आज घुटने पर है। बिल्कुल कर्नल साहब, महिमा जी
आपके नेता तो संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह की आर्मी ने वहां कार्रवाई की है, जिस तरह से चोटियों पर कब्जा किया है, जो भारी मात्रा में आर्मी के जवान जो सामने तैनात हैं अपना सीना लेकर सामने उनके, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? आपकी बात का जवाब देने से पहले यतेंद्र जी दो बातें जरूर कह देना चाहती हूँ कि अभी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर साहब ने दो बातें बड़ी ही पर्टिनेंट कही, जिसमें से पहली बात तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पढ़ाया नहीं नक्शा बच्चों को अच्छे से, तो ये तो सीधा सीधा शिक्षकों पर सवाल है। और दूसरा, और शिक्षक तो सारे कांग्रेस के नहीं हैं। और दूसरा ये कि बिल्कुल जनता को बहुत पूरा अधिकार है, जनता का अधिकार तो लोकतंत्र में सर्वोपरि है। तो जनता को सबसे पहले तो पीएम केयर फंड के अंदर जो पैसा कहा गया वो जानने का अधिकार है, वहां पे आरटीआई आप लागू क्यों नहीं करते। और अब आपकी बात पे आते नहीं, उसके तो अस्तित्व पर ही सवाल लगाया था, उसे भी कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी कि पीएम केयर फंड जो बनाया गया वो सही है। आप कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठा रहे हो। बातों पर तो अगर यतेंद्र जी जाएंगे तो बहुत ठीक है महिमा जी, मेरा सवाल ये है कि आपके नेता संतुष्ट नहीं है, लेकिन आर्मी की जो कार्रवाई है आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? क्योंकि अब समय कम है, तो मुझे लगता है कम शब्दों में अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आप जानना चाहेंगे तो उसके लिए हमें इस पैनल डिस्कशन से बाहर बैठकर बातचीत करनी होगी। यहाँ पर तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ और मेरे नेता का जो बयान है वो मेरा बयान, यानी कि आप संतुष्ट नहीं है। कहा है कि प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब दें कि हम मार्च 2020 का स्टेटस को अंते क्यों नहीं, हम इसका अपनी जमीन वापस लेने की बात क्यों नहीं कर रहे। फिलहाल तो सवाल ये है और उस सवाल में पूरी कांग्रेस का जो कदम है। ठीक है परियार जी, मैं आपके पास आऊंगा। चौहान साहब, आप सुन रहे हैं महिमा जी का तो वही बयान है जो उनके नेताओं का बयान है। हालांकि स्थिति अलग है, आर्मी दावा कर रही है, आर्मी की तरफ से लगातार सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि जितना गलवान घाटी में चाइना सेना घुसी थी उससे ज्यादा जो पहाड़ियां हैं, जो चोटियां हैं, उन पर कब्जा कर लिया भारतीय सेना ने, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता भारतीय प्रजातंत्र के किसी भी इदारे से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी संतुष्टि केवल और केवल तब है जब इनको सत्ता मिल जाए, सत्ता के सारे सूत्र सारी चाबियां 10 जनपद में आ जाएं। क्योंकि वो अभी लंबे अरसे से नहीं है, तो ना तो ये भारत के संविधान को मानते हैं, ना ये भारत के सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। भारत की सेना के किए हुए, ये तो आरोप आप पर भी लगता है कि आप संविधान को नहीं मानते हो। कांग्रेस लगातार सवाल करती है आप लोगों पर। एक मिनट सुनिए साहब, भारत की सेना ने क्या किया उस पर सवाल उठाते हैं। भारत के सेनापति को, सेना अध्यक्ष को गली का क्या बताते हैं वो शब्द भी मैं प्रयोग करना नहीं चाहता। और चीन और पाकिस्तान की भाषा में बोलने में आनंदित होते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस कहां खड़ी है, इनके बयान, इनके कृत्य इस बात को प्रमाणित करते हैं। हमको कुछ कहना नहीं है। भारत के लोगों को भारत की सेना पर पूरा भरोसा है। भारत के जन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। भारत की 1 इंच भूमि हमारे शासनकाल में दुश्मन के पास न गई है, न जाने देंगे। ठीक है, बिल्कुल भारतीय सेना पर पूरे देश को भरोसा है। परियार साहब, आप कुछ कह रहे थे कम शब्दों में, क्योंकि अब समय नहीं है, जल्दी। ठीक है चौहान साहब, ठीक है। परियार जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि समय नहीं है, समय खत्म होने वाला है, तो आप अपनी बात रखिए जल्दी। मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से बात हो रही है कि 2020 अप्रैल के पहले वाली पोजीशन पे हम जाएं, तो मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता हूं। मेरा कहना यह है कि अगर आप अप्रैल 2020 की पोजीशन पे जाते हैं तो ब्लैक टॉप और जितने आपने हिल्स लिए ये आपको खाली करना पड़ेंगे। तो ये बात, मुद्दा अब दूसरा हो गया है। मुद्दा ये है कि चीन जो है वो गलवान सेक्टर, सब नॉर्थ सेक्टर से पूरा हटे और भारत जो इस पोजीशन पे वो हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल उसी मुद्दे पर बातचीत चल रही है और जो शायद विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है आपस में चाइना और भारत की, वो भी उसी मुद्दे पर अड़े हुए हैं। सैन्य स्तर की भी बातचीत हुई है, रक्षा मंत्रियों की भी बातचीत हुई है। तो सभी का यही कहना है कि जो आप भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कह रहे हैं कि जहां गलवान में चाइना हटे और जो अभी पैंगोंग झील के जो दक्षिणी किनारा है वहां पर जिस तरह से भारतीय सेना ने कब्जा कर रखा है वो लगातार बरकरार रही। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस बड़ी बहस में जुड़े। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।